अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम अपने दुनिया भर के नाजरीन को सलाम पेश करते हैं और फ़नून लतीफ़ा से शगफ़ रखने वाले लोगों के लिए आज हम एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ मौजूद हैं जिनका नाम जनूबी एशिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। और आपके और इस हस्ती के दरमियान में मैं ज़्यादा हाइल नहीं होगी। बंजारन जो है अपना माइक हवाले करती है इनके। आदाब। कैसे हैं? अपना तारुफ करवाइए और नाजरीन से खुल के बोलें। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे दावत दी और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मैं हूँ खानज़ादा असफंदार खटक। मेरा ताल्लुक़ कोहाट ज़िले के इलाके गुम्बट तहसील से है। मैं वहाँ पे सन 82 में पैदा हुआ और मैं खुशहाल ख़ान खटक जो कि पश्तो के एक अजीम शायर और जंगजू रह चुके हैं उनकी 11वीं पुश्त में से हूँ। हमारे आबा व अजदाद खटक कबीले के सरदार रह चुके हैं। उन सन 1540 से हमारी एक रियासत थी टेरी के नाम से, जो कि करक और कोहाट ज़िले पे मुश्तमिल थी। ये रियासत 1956 में फिर बाद में पाकिस्तान में शामिल हुई। तो इस कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। खैर इस हमारे आबा व अजदाद को नवाबी के खिताबात भी मिले अंग्रेज़ी दौर में। और सबसे पहली पश्तून इलाके में जो रियासत कायम हुई वो भी टेरी है। सबसे पहली नवाबी जो मिली पश्तूनों में वो भी टेरी की ही नवाब हैं जो कि हमारे परदादा थे। खुशहाल ख़ान खटक से जो मेरी निस्बत है उसका मेरे ऊपर इस तरह से असर हुआ है कि एक तो उनकी बेबाकी मेरे अंदर है और उन्होंने पश्तून कौम की गैरत की खातिर मुग़ल जैसी अज़ीम ताकत से टक्कर ली और जो मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जो है जिहाद किया पश्तून की गैरत के नाम पे। और उन्होंने पूरे पश्तूनों को इकट्ठा किया और उन्होंने अपने वक्त के हिसाब से नामुमकिन काम करके दिखाया। यानी उन्होंने अपनी तलवार की ज़ोर से और अपनी शायरी के उससे असर से लोगों को जो है ना वो मुतासिर किया और लोगों को खड़ा किया एक बहुत ही अपने इलाके की अजीम शान ताकत के ख़िलाफ़। और मैं 21वीं सदी में आज उनकी 11वीं पुश्त में मैं जो नफ़रत के ख़िलाफ़ और जितने भी हमारे माशरे में बुराई है उनके ख़िलाफ़ मैं जो है ना जद्दोजहद कर रहा हूँ। और मैंने सहारा लिया है अपने रक़्स का, अपने रुमाल का और अपनी तलवार का। तो मैं जो हूँ मैंने असल में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारे वालिद साहब हमें ले आए सन 86 में इस्लामाबाद। मैंने उधर से तालीम हासिल की बीकन हाउस से। वहाँ से ए लेवल करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉमसर्च यूनिवर्सिटी से बीबीए किया और एमबीए किया। और सन 2001 से मैं मुख्तलिफ़ गैर सरकारी तंजीमों के साथ मुंसलिक हूँ। इंसानी हकूक़ पे मैं काम करता रहा हूँ और मैं गरीब लोगों की आवाज़ और जो अक़लियत हैं उनकी आवाज़ हमेशा मैं बन के सामने आया हूँ। और 2001 में मैंने अंग्रेज़ी का एक अखबार पढ़ा द न्यूज़, जिसमें इश्तिहार था कि क्लासिकी रक़्स औरतों और बच्चों के लिए। तो मैंने उस वक्त मोबाइल नहीं थे, फ़ोन का ज़माना था, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा ना ही मैं लड़की हूँ और ना ही मैं बच्चा हूँ। आपने तो सिर्फ़ ये महदूद कर दिया और ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कि ये क्लासिकल रक़्स कथक सिर्फ़ औरतों और बच्चों के लिए। तो मैंने उनसे ना वहाँ पे रक़्स कथक सीखना शुरू किया। ये बात है साइमा खुशनूद जी की, जिनके वालिद ने रीमा जी को कथक सिखाया था। तो मैंने उनसे कथक सीखना शुरू किया E7 इस्लामाबाद में। और फिर उसके बाद 2007 में खुशकिस्मती से मैं इंदु जी का शागिर्द बन गया। मादाम इंदु मिठा जी जो हैं वो जनरल अबू बकर उस्मान साहब की मिसेज़ हैं और वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, खुदा उनको बख्शे। लेकिन इन्होंने उनकी जो जंग है, उनकी जो सोच है उसको आगे लिए जा रही हैं। अब तो माशाल्लाह से 90 साल की हैं, लेकिन आज तक वो हमारी सरपरस्त हैं। और अभी तक अगर हम जो भी कोई स्टेप करते हैं तो उनके मशवरे के बगैर नहीं करते। उनका मैं शागिर्द हूँ। उनसे मैंने जनूबी हिंदुस्तानी रक़्स भरतनाट्यम सीखा और शुमाली हिंदुस्तानी रक़्स कथक भी उनसे मैंने शुरू के महीनों में सीखा। तो जो मैं करता हूँ वो आजकल वो ज़्यादातर एक आमेज़श होती है खटक और कथक की। तो ये क्लासिकी और रिवायती पश्तो रक़्स को जो मैंने उसका जो मुरक्कब बनाया है, उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया जाए इसके ज़रिए।
کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ رقص جتنے بھی ہیں یا زبانیں جتنی بھی ہیں یا علاقے جتنے بھی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں, ہم ان کے لیے نہیں ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم محدود کر لیں اپنے آپ کو ڈبوں میں ڈال لیں کہ نہیں یہ رقص میرا نہیں ہے یا یہ موسیقی میری نہیں ہے. تو میں پشتو کی موسیقی پہ, رباب اور طبلے کی تھاپ پہ اور سارنگی سرندہ وغیرہ پہ میں جو ہے نا وہ ہندی کلاسیکی رقص کی آمیزش کرتا ہوں, جو کہ بہت لوگ سراہتے ہیں چونکہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. تو اسی خاطر مجھے کابل میں مدعو کیا گیا. شمشاد ٹیلی ویژن اور ان کا لمر ٹیلی ویژن جو ہے انہوں نے, طلوع نے, اور انہوں نے مجھے کابل میں میرے انٹرویوز کیے. ایک نسبت تو یہ ہے کہ خوشحال خان خٹک ان کے قومی شاعر ہیں, جس طرح ہمارے اقبال صاحب ہیں, علامہ اقبال پاکستان میں قومی شاعر ہیں, اور یہاں تک کہ علامہ اقبال بھی خوشحال خان خٹک کی شاعری سے ہی متاثر ہوئے, اور ان کا جو تصور شاہین ہے اقبال کا, وہ خوشحال کا اصل میں تصور شہباز ہے. اور جو نظم انہوں نے لکھی, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن, یہ بھی افغانوں کے بارے میں ہے, پٹھانوں کے بارے میں ہے, پشتونوں کے بارے میں ہے. تو افغانستان میں جب انہوں نے میرا انٹرویو لیا تو وہ بڑے خوش تھے کہ ہمارے ساتھ خوشحال خان خٹک کی 11ویں نسل سے ایک شخص ہیں جو کہ امن کا پیغام لیے افغانستان میں آئے ہیں. تو وہاں پہ میں گیا اور میں نے وہاں پہ جو ہے نا لائیو رقص کیا, جو کہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, چونکہ ہم سب ایک ہیں. جتنے بر صغیر, پاک و ہند بشمول افغانستان, ہم جتنا بھی علاقہ رہا ہے یہ تاریخی طور پہ جو ہے نا ہم جڑ کے رہے ہیں ہمیشہ. لیکن آج کل کی جو سرحدیں ہیں, ہم جو ہے نا ان سرحدوں سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان سرحدوں سے بالا تر سوچ کے ہمیں پیار اور محبت سے رہنا چاہیے. تو جو میں رقص کرتا ہوں, ابھی بھی پودا کی کانفرنس پہ جو میں نے رقص کیا, اس میں تو میں نے ایک سولیڈیرٹی میں رقص کیا ہمارے کشمیری جو برادری ہے ان کے ساتھ, اور وہ میں نے اسی طرح کشمیری فرن پیرہن ان کا پہنا سبز رنگ میں, تاکہ میں ان کو منسوب کر سکوں پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. اور سبز رنگ ویسے بھی ایک امن کا رنگ ہے, اور وہ رقص میں نے پیش کیا, اور اس میں میں نے خاص طور پہ عورتوں کی شان میں نے رقص کیا. اس کے بعد جو اگلا رقص تھا وہ میں نے فاٹا کی, جو ہماری سابقہ یعنی جو قبائلی علاقے تھے جو کہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا, ان کی عورتوں کو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا. تو اسی طرح میں مختلف جگہوں پہ رقص کرتا رہتا ہوں, لیکن میرا ہر ایک رقص وہ اس میں ایک پیغام ہوتا ہے امن, بھائی چارے کا اور محبت کا. تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں, اور یہ ہے کہ مطلب مزید میں چاہتا ہوں کہ دیگر ممالک میں بھی میں اپنا رقص پیش کروں. بہت شکریہ.